आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. MS Dhoni will collect the World Cup trophy, and he'll get it from Mr. Sharad Pawar, the president of the ICC. The party begins in Mumbai. Well, good evening to all. This is Aman and you are on Radio Tashan, where you can learn along with fun. I would like to say sorry to all the listeners who have been a regular listener of the show. Due to some very urgent reason, we were not able to do any kind of show during the complete IPL. Now the IPL has finished. It was Gujarat who took the game away from Rajasthan in the final, and that's how they became very first time champion in their first season of IPL. Now a big series coming up, India versus South Africa. 5 T20 will be played, and again India will go to play with Ireland in the same month in June. So two teams have been picked for India versus South Africa and Ireland series, where India will play 2 T20s with Ireland. Let's see what actually India can achieve from this tournament or series, whatever you want to say. With me, my all-time favorite as far as a guest is concerned, Mr. Ramkishan ji. Welcome back in the studio and show, man. Ji, thanks a lot. So coming back to the point, as you know, that Rajasthan have been brilliant team throughout the IPL. You know, Bangalore played well as well, but in the end it was Gujarat Titans who took the trophy away from the 9 teams. So what is your first take? आपकी पहली प्रतिक्रिया इस IPL विक्ट्री पर? जी हाँ, बड़ी ही अच्छी ये जीत थी और मुबारकबाद। कुछ गलतियां हुई, कुछ चीजें हुई, गुजरात जीता, तो बस ये है, आईपीएल को हम आईपीएल के ही तरह से लें और कुछ नया टैलेंट मिलता है हर साल। सो इस साल भी मिला उमरान मलिक के नाम से। शायद एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी उनको घोषित किया गया। तो कुछ खास है नहीं आईपीएल के बारे में कहने के लिए, बस इतना है कि 130 रन बनाए राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और 131 रन का मामूली सा लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। 7 विकेट शेष रहते हुए गुजरात ने। कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपना अच्छा योगदान दिया और छोटे योगदान सबके रहे। तो एक बार फिर से हमारे खेल की बात रेडियो स्टेशन के साथ कार्यक्रम की तरफ से, हमारे रेडियो स्टेशन के तरफ से पुनः गुजरात की टीम को आईपीएल जीतने की, ट्रॉफी जीतने की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। Well, now on the basis of IPL performance, Indian team have been picked. Are you agree with me? Do you agree? Sorry, do you agree with me whether Indian team have been picked on the basis of IPL performance? जी हाँ। आपको ऐसा कहीं लगता है जो मैं बोल रहा हूँ क्या, या मैं गलत हूँ कि आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेस पे भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ है? हाँ, कुछ मायनों में तो सही है ही है, क्योंकि देखिए, उमरान मलिक का सिलेक्शन होना आईपीएल से पहले एक अजूबा था, और उसके बाद सारी चीजें हम नहीं कह सकते कि आईपीएल के बेस पे ही सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का खास बैट चला नहीं, मगर सिलेक्शन उनका बरकरार रहा। दीपक हुड्डा का सिलेक्शन आईपीएल के बेस पे हुआ। वेंकटेश का बल्ला चला नहीं, मगर फिर भी आईपीएल के बाद भी वो बरकरार है टीम में। तो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। आवेश का सिलेक्शन, मोहसिन का आयरलैंड के दौरे पर सिलेक्शन, त्रिपाठी का आयरलैंड के दौरे पर सिलेक्शन, ये सब आईपीएल की खोज है। और बाकी पुराने खिलाड़ियों पे भी तवज्जो दी गई है। मोहम्मद शामी,
को इंग्लैंड जाना है, बुमराह को जाना ही है। और आवेश आए हैं, आईपीएल अच्छा उनका गुजरा, और श्रेयस आए हैं, आईपीएल अच्छा गुजरा, हार्दिक आए हैं, आईपीएल अच्छा गुजरा उनका। तो मोटा मोटा यदि हम समझें तो मिली जुली टीम है, आईपीएल के बेस पे भी टीम चुनी गई है, और जिन्होंने पिछला अच्छा किया है उनको भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। Your first take on Hardik Pandya's captainship? हाँ, देखिए, ईमानदारी से मैं अपनी बात बताऊं तो हार्दिक ने निसंदेह अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मुझे संशय है कि 4 ओवर तो हार्दिक डाल सकते हैं। क्या हार्दिक अभी भी टेस्ट मैच वाली लेंथ डाल सकते हैं? क्या हार्दिक अभी भी 10 ओवर वाला कोटा एक दिवसीय का डाल सकते हैं? अभी भी मुझे संशय है। ओके, सो चलिए चलते हैं जरा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो 5 T20 मैचों की श्रृंखला होनी है उसकी तरफ आपका ध्यान जरा ले चलते हैं। तो बताइए, पहला मैच शायद दिल्ली में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 तारीख को। जी हाँ। क्या रहनी चाहिए भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दल के सामने? मुझे लगता है इस पर बहुत बहुत चर्चा हो रही है, तो हमें भी एक अपनी नजर दौड़ा लेनी चाहिए उस विषय की ओर कि क्या होगी टीम। पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूं मुझे क्या लगता है। हाँ जी हाँ, मेरे हिसाब से केएल राहुल, ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। 3 नंबर पे मेरे हिसाब से मैं रखूंगा दीपक हुड्डा को, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे ऋषभ पंत और 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल, और मेरे जो 4 गेंदबाज होंगे वो यूजी चहल, आवेश, भुवी और उमरान मलिक। क्योंकि पहले मैच में मैं नहीं चाहता कि कोई रिस्क लिया जाए, इसीलिए मैं दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक के बीच जो कंपटीशन है, मुझे लगता है हुड्डा बेस्ट रहेंगे, क्योंकि दिनेश कार्तिक केवल एज ए फिनिशर यदि हम दिनेश कार्तिक को खिला रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। पहले भारत को लीड लेनी चाहिए, उसके बाद कोई प्रयोग के बारे में सोचना चाहिए। मैं अगर अपनी टीम की बात करूं तो कमोबेश यही टीम रहेगी मेरी जो आपने बताई। केएल राहुल, ईशान किशन के साथ जाएंगे, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या। हर्षल पटेल को आपने रखा अपनी टीम में? नहीं, आपने नहीं रखा है। आई थिंक आवेश खान और हर्षल पटेल में थोड़ा सा कंपटीशन है, लेकिन बेहतर जो बॉलर है उस दिन के हिसाब से उसे मौका मिलना चाहिए, पिच के नजरिए, सॉरी मिजाज को देखते हुए, नजरिए को भी कह सकते हैं हम। उसके बाद बाकी वही टीम है, चहल है, वो मेरी टीम में हमेशा होता है और उसको होना भी चाहिए, उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया है। सो कमोबेश यही टीम है। हाँ, दिनेश कार्तिक वाले सवाल पर मैं आऊंगा, वहां मेरी राय थोड़ी सी अलग हो सकती है कि ऋषभ पंत को अगर आप ड्रॉप करें और दिनेश कार्तिक को मौका दे दें, ये एक चीज हो सकती है कैप्टन और कोच के दिमाग में, अगर ये चीज आए कि मतलब ऋषभ पंत तो हर जगह खेलते ही खेलते हैं, क्योंकि आपने अगर दिनेश कार्तिक को खिलाया है, अगर आपने उनको 18 में पिक किया है, तो मुझे लगता है मौका देना चाहिए, अन्यथा उनके चयन का कोई खास मतलब बनता नहीं। जी हाँ, निसंदेह सही पॉइंट है आपका, लेकिन पहले मैच में खिलाना एक जोखिम हो सकता है। क्या भारत वो जोखिम लेने के लिए तैयार है? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना, जबरदस्त टीम है इस समय। अगर आप देखें ना, बहुत अच्छे प्लेयर्स। एक और कारण है कि आजकल सारे वीडियोस उपलब्ध रहते हैं। जो दीपक हुड्डा का गेम है वो कैलकुलेटेड गेम है, सिंगल डबल वाला गेम है।
मगर जो दिनेश कार्तिक ने जो सफलता पिछले दिनों हासिल की, वो केवल बाउंड्रीज के बलबूते पे वो सफलता हासिल की। और मुझे लगता है आजकल वीडियो एनालिसिस हर टीम के पास है। यदि मैं यूं हिंदी में कहूं तो वीडियो विश्लेषक हर टीम के पास है, और मुझे लगता है कि इस पे उन्होंने काम किया होगा। और दिनेश कार्तिक सिंगल डबल उतना अच्छा नहीं भागते हैं, तो मुझे लगता है कि रिस्क है भारत के लिए। शायद ठीक पॉइंट उठा रहे हैं आप, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हर गेंद पर चौका या छक्का मारें, आपको सिंगल्स डबल्स लेने की भी आवश्यकता पड़ती है और होनी भी चाहिए। इतनी समझ कि आप गेम को गेम के हिसाब से अगर खेलें, सिचुएशन के हिसाब से, तो ज्यादा अच्छा होता है। दिनेश कार्तिक ने यस नो डाउट गॉट लॉट्स ऑफ सक्सेस इन दिस सीजन ऑफ IPL, बट अगेन बिकॉज ऑफ हिज बाउंड्रीज हिटिंग एबिलिटी, तो वो वाली बात है। हाँ, बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2004-05 से अगर मैं गलत नहीं हूं तो धोनी के पहले से खेल रहे हैं, लेकिन धोनी ने क्रिकेट खेला, छोड़ भी दिया, और दिनेश कार्तिक अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहले राहुल द्रविड़ को विकेट कीपर के रूप में देखा जाता था, शायद साथ में दिनेश कार्तिक के बारे में भी सोचते थे लोग, लेकिन धोनी के आने के बाद ये कहीं नजर नहीं आया आसपास। तो अनुभव की कमी तो नहीं है, लेकिन शायद वो मेच्योरिटी जो सिंगल डबल लेने की है मिसिंग मुझे लगती है। लेकिन हो सकता है कि किसी ने सलाह दिया हो, क्योंकि जब से उनकी दूसरी बीवी उनकी लाइफ में आई ना, चीजें बड़ी बदली हैं साहब। अगर आपको पता हो कि उनका पहली बीवी से तलाक हुआ था, मुरली विजय के साथ कुछ सीन था उनका, उनकी वाइफ का। सो ये पर्सनल मामला है, इस पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मीडिया में खबरें हैं तो अगर हम बोल रहे तो गलत नहीं है। तो उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है। आप कहां तक सहमत है इस बात से? फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि निश्चित तौर से प्रदर्शन पे कोई वो नहीं है, सवालिया निशान, लेकिन क्या उस तरह से बैटिंग कर पाएंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी बहुत अच्छी साइड है। और या तो फिर सिंगल डबल आके खेलें, 4 नंबर खेलें, और उसके बाद एक्सेलरेट करें, सब कुछ देखभाल के, तब तो समझ में आता है। लेकिन केवल फिनिश करना गेम को 6-7 पे आके, मुझे लगता है कि IPL के डायमेंशन भी अलग होते हैं, और IPL में दबाव भी नहीं होता है। यहाँ पे आप देश के लिए खेल रहे हैं, बहुत बड़ा दबाव होता है, और वो भी टीम हर खिलाड़ी के लिए एक अलग योजना बना के आती है। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसा हम सोच रहे हैं तो हम किसी एक टीम को नजरअंदाज कर रहे हैं। करेक्ट, हमें दूसरी टीम को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मैं भारत का हूँ और जाहिर सी बात है हम और आप भारत के हैं तो भारत के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, क्रिकेट एक सज्जन खेल है, जेंटलमैन गेम जिसे कहते हैं हम लोग, तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव को सोचना चाहिए। बट अगेन वी आर इंडियन, सो विल थिंक कि इंडिया जीते सीरीज को। बहुत मैचेस लगातार जीतते हैं, शायद 12 मैच लगातार जीत गया भारत, मुझे लगता है। जी हाँ, जी हाँ। 13वां मैच है T20 का, और ये रिकॉर्ड बनेगा अगर भारत जीतता है तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि भारत जीत जाए। तो मुझे लगता है भारत की टीम के बारे में काफी डिस्कशन कर लिया हमने। वो निर्भर करेगा पिच पे कि कैसी पिच है दिल्ली की। वैसे तो बाउंस की पिच होती है, आप जानते हैं, बाउंसी पिचेस भारत कुछ सालों से देता आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तर्ज पे। लेकिन फिर भी स्पिनर्स को कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर्स की वजह से कुछ शायद परेशानियां हो, या आपको लगता है ज्यादा हेल्प मिलेगी? आजकल ड्यू का स्प्रे भी आ गया है, तो ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। और भारत जैसे तमाम देश उस स्प्रे का प्रयोग करते हैं जो IPL में भी हुआ, तो खासी ड्यू नहीं आनी चाहिए। बाकी मौसम बताएगा कितनी ड्यू आती है। अच्छा, क्या लगता है आपको साउथ अफ्रीका और भारत के बीच ये जो श्रृंखला होनी है 5 मैचों की, बड़े दिन के बाद शो पे हूं, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा बोलने में हेजिटेट कर रहा हूं, सब मुझे लगता है, पता नहीं अगर आपको लगता हो तो डोंट वरी, इट विल गेट बेटर एज द शो विल प्रोग्रेस। तो कहां तक आपको लगता है कि इस श्रृंखला में किसकी जीत होगी? साउथ अफ्रीका, भारत, दोनों टीमों को अगर आप
एक तराजू में तौलें और देखें, तो जरा बताएं क्या लगता है आपको, कितने मैचेस भारत जीत सकता है और कितने साउथ अफ्रीका? फिर हम शो को खत्म करते हैं अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके। देखिए, जो ये श्रृंखला है, मैं एक अपने आप को, पहली चीज भारतीय होने के कारण मैं अपने आप को, ये जो भारतीय होने का टैग है, इसको मैं परे रख के मैं ये बात करता हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि श्रृंखला में अभी भी 3-2 हो सकता है और 2-2 की बराबरी पे जब श्रृंखला होगी तो 5वां मैच बड़ा ही रोमांचक होगा। और इस मैच में देखिएगा, मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और उधर से राशिद एंडरसन और टिम्बा बबूमा, इन चारों का किरदार बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यकीन मानिए आप। चलिए, तो आपको लगता है, और मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है कि शायद 3-2 से श्रृंखला भारत के नाम रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि अफ्रीका भी उस श्रृंखला को जीत सकता है जो अभी आने वाली है 9 जून से, क्योंकि टीम अच्छी है। आप देखिए, आईपीएल में सारे अफ्रीकी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे आप रबाडा को ले लें, भले कई बार ऐसा हुआ विकेट लेस गए हो, लेकिन फिर भी रबाडा को ले लीजिए, आप एडम मार्करम को ले लीजिए, उन्होंने एबिलिटी दिखाई है। और डुप्लेसी अंत में जब होते थे अफ्रीका में, तो मुझे लगता है मैं माफी चाहूंगा, डुप्लेसी की जगह पे मुझे लगता है, आप किसको देखते हैं, बबूमा या फिर मार्करम, कौन अच्छा कर सकता है? आप कुछ कह रहे थे? मुझे लगता है, हाँ, मैं वो तो कह ही रहा था कि डुप्लेसी की जगह मुझे लगता है मार्करम तो है ही है, मार्करम भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन मेरे को राशिद एंडरसन का गेम बड़ा मुझे प्रभावित करता है, और साथ में बबूमा का। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा था, आपको इस आईपीएल में कौन से दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? No doubt, Quinton de Kock has played a very good knock for his side, Lucknow, in many of occasions. Got, I think, 200s against his name in this season of IPL. हाँ. So he is the most. No, 100. Okay, yeah. And that was a blistering 100 actually. बड़ा जबरदस्त इनिंग था वो. तो मुझे लगता है कि 140 रन वो उनका दिन था. हाँ, उनका बिल्कुल. दिन था. लेकिन यदि मैं बात करूं तो बैट्समैन को सब मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे मार्को एंसन ने बड़ा प्रभावित किया। वो मार्को एंसन के वो 3 विकेट जिसने बेंगलोर को तहस नहस करके रख दिया, महज 68 रनों पे बेंगलोर को आउट होके भागने पे मजबूर कर दिया। वो 3 विकेट मैं भूल नहीं पा रहा हूं कि मार्को एंसन ने हालांकि इक्का दुक्का ही परफॉर्मेंस अच्छी की, लेकिन जो की जी हाँ, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, तो जी कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा। खैर, मैं हाँ, मार्को एंसन की बात कर रहा था। बिल्कुल, मैंने सुन लिया। मार्को एंसन, yes, it's a great find for South African team, no doubt about it. He has been a brilliant bowler, brilliant success has been received or achieved by him in the IPL. पहले भी मैंने देखा उनको कई लीग्स वगैरह में, जो अफ्रीका में ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्पीड, जो गन बॉलर जिसको कहते हैं ना भारत में, तो वो स्थिति है मार्को एंसन की। जबरदस्त बॉलर, मुझे लगता है एक अलग इम्पैक्ट होगा भारतीय टीम के साथ जो श्रृंखला होनी है उस पे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, और सच में मैं बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि वो एक ही पारी ऐसी आई, मगर ऐसी पारी आई जो झकझोर देने वाली पारी, ऐसी पारी आई जिसका कोई जवाब नहीं, और वो आरसीबी कराहती हुई नजर आई। जो आरसीबी कहते हैं
डेप्थ है, कहते हैं वो दिनेश कार्तिक का तूफान है, लेकिन सब कुछ धराशाही कर दिया मार्को यानसन ने अपनी उन 3 विकेटों के साथ। Rightly said. So that's enough, I think, for today's discussion because. जी हाँ, लेकिन चलते चलते कुछ खास खबरें हैं, उन पे हमें नजर दौड़ानी चाहिए। फटाफट बोलिए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कुछ श्रृंखलाएं चल रही हैं। लंदन में मैच आज संपन्न हुआ। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की श्रृंखला का पहला मैच संपन्न हुआ। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 132 रनों का मामूली सा स्कोर बनाया। जवाब में 132 रनों का पीछा करते हुए 141 रन बनाए अपनी पहली पारी में। इंग्लैंड ने 9 रन की लीड ली और फिर असली खेल शुरू हुआ। जब दोबारा न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया, परिस्थितियां बड़ी विषम थी। 56 पे 4 हो गए थे। एक लंबी चौड़ी साझेदारी बुनी गई 195 रनों की टॉम विंडल और डेरिल मिचेल के बीच। डेरिल मिचेल का 100 आया, 108 रन, और डेरिल मिचेल जैसे ही आउट हुए वैसे ही स्टुअर्ट ब्रॉड के गेंदों ने आग उगलनी शुरू कर दी। उसी ओवर में 3 विकेट, 1 रन आउट डी ग्रैंडहोम का, और फिर 1 विकेट आया। इस तरह से एक कोलैप्स हुआ। वो कोलैप्स किस तरह का, आई थिंक 35 रनों के अंदर, 35-36 रनों के अंदर वो 5 विकेटों का पतझड़ सा हुआ और 285 बनाए। इसका मतलब हुआ 277 बनाने थे। इंग्लैंड की भी शुरुआत काफी खराब रही और पहला 31, दूसरा 32, तीसरा 46, चौथा 69 पे 4 होने के बाद एक लंबी चौड़ी साझेदारी बुनी गई 90 रनों की। जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स के बीच। स्टोक्स ने 54 रन बनाए और आउट हुए। 5वां विकेट मिला, जिसमें से 5 में से 4 विकेट मिले काइल जेमिसन को, और अपनी आखिरी गेंदों पर ही मिलते रहे हर ओवर में। ये उनकी खासियत थी। इसके बाद एक लंबी चौड़ी साझेदारी फिर बुनी गई। 159 पे 5 हुए और आई थिंक 120 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। जो रूट ने एक बार फिर एक महत्वपूर्ण शतक पूरा किया, 118 रन बनाए। आई थिंक 115 रन बनाए जो रूट ने। तो इस तरह से 5 विकेटों से वो मैच इंग्लैंड जीता। इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गया है और उधर एक और मैच संपन्न हुआ। हाँ, वो मैच भी संपन्न हुआ अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और अफगानिस्तान ने 308 रन बनाए। कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी ने 88 और राशिद खान ने ताबड़तोड़ 17 गेंदों में 39 रन की धुआंधार पारी खेली और जवाब में 309 रन का पीछा करते हुए 288 रन ही बना पाई। तो 19 रन से मैच गंवाना पड़ा जिम्बाब्वे को। ये कुछ क्रिकेट की हलचल थी मेरे पास जी। Well, thank you so very much for all these updates regarding cricket matches which are going on as far as series are concerned. So that's it for today's episode. We'll be with you again with some more coverage of India vs South Africa series. Till then, have fun and stay tuned with your favorite channel of Radio Tashan. Thank you so much. जी, धन्यवाद।